एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द रीडिंग्स आर how close the readings are with each other. यानी कि रीडिंग्स एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, दैट इज योर प्रिसीजन, और जो है वो रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से कितने करीब है, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, और ये बात मैंने कल बड़ी तफसील से आपको एक्सप्लेन की थी और कुछ एग्जांपल्स भी दी थी मैंने आपको, एग्जांपल्स के तरीके मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। उसके बाद जो है फिर हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, फिर हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एरर्स, बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि एरर्स दो तरह की होती हैं, रैंडम एरर, एरर कौन सी होती है, दूसरी एरर होती है सिस्टमैटिक एरर। फिर मैंने आपको जो है कुछ एग्जाम्पल के जरिए इनको कंपेयर किया था। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि एक रैंडम एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं, random error can be reduced by taking average of many readings. ठीक है, यानी अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स लें और फिर उनका एवरेज ले लें, अगर आप बहुत सारी रीडिंग्स लें और फिर उनका एवरेज ले लें तो उससे रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड by taking average of many readings. ठीक है, यानी सिस्टमेटिक एरर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते बहुत सारी रीडिंग्स लेकर और एवरेज लेकर। और ऐसा क्यों होता है, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी रैंडम एरर होती है वो आमतौर पे क्यों होती है, आमतौर पे जो रैंडम एरर होती है उसकी जो वजह होती है वो होती है ह्यूमन एरर। ठीक है, तो ह्यूमन एरर हो गई या कोई सडन चेंज हो गया एनवायरनमेंट के अंदर, सडन चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जो है आपका सडनली चेंज हो गया, जैसे टेम्परेचर एकदम कम ज़्यादा हो गया या प्रेशर एकदम कम होकर फिर से ज़्यादा हो गया या टेम्परेचर एकदम थोड़ा सा कम हुआ फिर ज़्यादा हो गया, विंड स्पीड एकदम चेंज हो गई। तो इस तरह का कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर चेंज होता है ऑल ऑफ अ सडन तो उससे भी रैंडम एरर जो हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर आमतौर पर क्यों होती है, सिस्टमैटिक एरर इज नॉर्मली कॉज्ड बाय systematic error is normally caused by fault in instrument। आपका सकते इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो, आपके मीटर में जीरो एरर हो या वो रीडिंग सही नहीं दे रहा हो, या फिर आप कोई गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आपके सारे आंसर गलत आ रहे हैं, या आपने कोई अजम्पशन जो है वो रॉन्ग अजम्पशन आपने लिया हुआ है, आपने कोई चीज़ गलत अज्यूम की हुई है। मैंने आपको कल मिसाल दी थी कि आप जहाज़ से ऊपर नीचे गिर रहे हैं और आपने अज्यूम किया हुआ है कि डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हालांकि डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी आपके सारे आंसर गलत आएंगे। जितनी रीडिंग लेंगे सारी रीडिंग गलत आएंगी, उनका एवरेज लेंगे तो एवरेज भी गलत आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक हमारी बात हुई थी। मुझे बताना मैं सही कह रहा हूँ, ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे ना यहाँ तक। यस ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखें
जो आपकी रैंडम एरर होती है ना, उसमें ख़ास बात ये होती है कि रैंडम एरर जैसे जो रीडिंग्स आती हैं ना, वो स्कैटर्ड होती हैं। स्कैटर्ड का मतलब ये है कि रीडिंग आपकी एक्चुअल रीडिंग से बड़ी भी आ सकती हैं और एक्चुअल रीडिंग से छोटी भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें कि एक रीडिंग है 5.2 और आपने गलती से उसको 6.2 लिख दिया या आपने उसको गलती से 2.5 लिख दिया, तो आप जो एरर कर रहे हैं उसकी वजह से रीडिंग बड़ी भी आ सकती है और रीडिंग छोटी भी आ सकती है। ठीक है, तो रैंडम एरर की वजह से जो रीडिंग्स आती हैं वो एक्चुअल रीडिंग के आगे पीछे दोनों जगह स्कैटर्ड हुई होती हैं। यानी कुछ रीडिंग आपकी एक्चुअल से बड़ी आती हैं, कुछ रीडिंग आपकी एक्चुअल से छोटी आती हैं। लेकिन सिस्टमेटिक एरर में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट करें, अगर आपका सही आंसर 5.2 है और आपका स्केल जो है उसमें वो 0.2 ज़्यादा नापता है, तो आपकी हर रीडिंग जो होगी वो 5.4 आएगी या 5.38 आएगी या 5.42 आएगी या 5.41 आएगी या 5.40 आएगी। यानी कि आपकी हर रीडिंग जो है तकरीबन 0.2 बड़ी आएगी 5.2 से। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी रीडिंग जो 0.2 छोटी आ जाए 5 से, क्योंकि आपका स्केल जो हमेशा ज़्यादा पड़ता है। उस रीडिंग में एरर है, स्केल में 0 एरर है, वो हमेशा 0.2 ज़्यादा पड़ता है। तो लिहाजा आपकी जो सिस्टमेटिक एरर होगी उसकी वजह से जो आपकी रीडिंग्स आएंगी वो सारी की सारी या तो आपकी एक्चुअल रीडिंग से बड़ी होंगी या फिर वो सारी की सारी आपकी एक्चुअल रीडिंग से छोटी होंगी। जबकि रैंडम एरर में क्या होता है कि रीडिंग्स जो होती हैं वो आपका जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी इधर उधर स्कैटर्ड होती हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ वैल्यूज़ कम होती हैं। तो रैंडम एरर में क्या लिखेंगे कि रैंडम एरर की वजह से जो रीडिंग्स आती हैं दैट रीडिंग्स आर स्कैटर्ड अराउंड ट्रू वैल्यू। यानी कि आपकी जो रीडिंग्स आएंगी वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी भी होंगी और एक्चुअल वैल्यू से छोटी भी होंगी, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी होंगी, ट्रू वैल्यू से छोटी भी होंगी। लेकिन सिस्टमैटिक एरर में जो रीडिंग्स आएंगी वो जो है वो सारी की सारी या तो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी होंगी या सारी की सारी जो है एक्चुअल वैल्यू से छोटी होंगी। रीडिंग्स आर आइदर ऑल ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू और स्मॉलर देन एक्चुअल वैल्यू। ये सारी की सारी रीडिंग्स या तो आपकी एक्चुअल वैल्यू से बड़ी होंगी या फिर सारी की सारी रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका जो है वो रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर की कुछ हमने प्रॉपर्टीज जो है वो लिखी है। ठीक है, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट दिए, एक एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट दिया और एक मैंने आपको रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्ज करें हम कुछ रीडिंग्स लेते हैं, समझे ना, कुछ रीडिंग्स लेते हैं। हमारी एक रीडिंग आती है 3.2, फिर रीडिंग आती है 3.4, फिर रीडिंग आती है 3.4, फिर एक रीडिंग आती है 3.6, फिर 3.6, फिर 3.6, फिर 3.6 आती है, फिर 3.8 आती है, फिर 3.8 आती है, फिर 3.9 आती है। ठीक है, ये हमने रेटिंग्स ली। कितनी रेटिंग्स ली टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेटिंग्स ली। हमारा जो एक्चुअल आंसर है, हमारी ट्रू वैल्यू है, हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.6 है। लेकिन हमारे कुछ आंसर 3.6 से छोटे आ रहे हैं, कुछ आंसर हमारे 3.6 से बड़े आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पर जो हम एरर कर रहे होंगे वो रैंडम एरर कर रहे होंगे, सिस्टमैटिक एरर कर रहे होंगे। तो सवाल का जवाब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो एरर हो रही होगी वो ज़्यादातर रैंडम एरर हो रही होगी आपकी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपकी रीडिंग जो है वो छोटी भी आ रही हैं और बड़ी भी आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर आप सिस्टमैटिक एरर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आप कौन सी एरर कर रहे हैं, यहाँ पर आप रैंडम एरर कर रहे हैं। इसलिए आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं वो बड़ी आ रही हैं, कुछ वैल्यूज़ आप छोटी आ रही हैं। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ स्केच करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक ग्राफ स्केच करेंगे और वो ग्राफ हम ऐसे स्केच करेंगे कि हम जो है वो
यहाँ पर हम ग्राफ स्केच करेंगे। ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे रीडिंग्स की वैल्यूज और वाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि रीडिंग कितनी दफ़ा हमारे पास आई, हाउ मेनी टाइम्स हमारे पास एक रीडिंग आई, वो नंबर ऑफ टाइम्स हम लेंगे कि कितनी दफ़ा जो एक रीडिंग हमारे पास आई, और जो है रीडिंग थी कितनी, रीडिंग की वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेंगे। अब फर्स्ट करें कि भाई ये जो है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब ये 3.2 है, ये 3.4 है, 3.6 है, ये 3.8 है, और ये बल्कि एक काम करते हैं ना यार, हम इसको ऐसा करते हैं कि चले इसको 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसको 4 कर लिया, फिर आगे कहीं जाके 5 होगा। अब 3.2 कितनी दफ़ा आई है, 3.2 एक दफ़ा आई है, इसको हम कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2, इसको हम कर लेते हैं 3, इसको हम कर लेते हैं 4, इसको हम कर लेते हैं 5। 3.2 एक दफ़ा आई है, तो ये एक दफ़ा आई है, कौन सी रीडिंग 3.2, ये रहा 3.2, पहला पॉइंट हो गया ग्राफ। फिर 3.4 ये रहा, 3.4 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा, 3.4 का पॉइंट गया। फिर 3.6 कितनी दफ़ा आया, 3.6 आया 6 दफ़ा, 4 दफ़ा सॉरी, तो ये 3.4 था, ये 3.6 है, ये 4 दफ़ा तकरीबन यहाँ पर आया। फिर 3.8 ये रहा, 3.8 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया। और फिर 3.9 कितनी दफ़ा आया, 3.9 एक दफ़ा आया। ये आपका जो है ग्राफ कुछ इस शेप का बन गया, समथिंग लाइक दिस, और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो ये है 3.6, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है 3.6, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ कुछ इस शेप का बना है, समथिंग लाइक दिस, और ये आपकी पीक वैल्यू जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ रही है, जबकि एक्स नॉट का मतलब आपकी ट्रू वैल्यू। तो ये ग्राफ इस तरह से बनने का मतलब है कि आपकी ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है वो सही आ रही हैं, कुछ वैल्यूज़ तकरीबन कुछ वैल्यूज़ आपकी बड़ी आ रही हैं, कुछ वैल्यूज़ आपकी छोटी आ रही हैं। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका जब वो सही आ जाएगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ ये शो कर रहा है कि आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब आपका आंसर एक्यूरेट तो आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो प्रिसाइज नहीं होगा। यहाँ क्यों प्रिसाइज नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रीडिंग इसकी फैली हुई है, इसकी रीडिंग जो है वो फैली हुई है। तो ये रीडिंग्स क्योंकि फैली हुई है इसलिए ग्राफ जो है फैला हुआ है काफ़ी, और ये एक प्रिसाइज ग्राफ नहीं है, लेकिन एक्यूरेट है क्योंकि इसकी पीक जो है वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ रही है। इसकी पीक जो है एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ रही है, तो लिहाजा ये ग्राफ एक्यूरेट हो जाएगा क्योंकि इसका एवरेज जो है वो सही आ जाएगा, क्योंकि इसका एवरेज जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि ये ग्राफ अगर ऐसा बनता, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ ऐसा बनता और ये आपकी ट्रू वैल्यू होती, तो फिर आपकी पीक कहाँ आ रही है, आपकी पीक यहाँ पर आ रही है, तो आपका आंसर जो है वो क्या होता, वो नॉट एक्यूरेट होता, क्योंकि आपका एवरेज सही नहीं आएगा, पीक आपकी गलत जगह पर आ रही है, और ना ही प्रिसाइज होता है क्योंकि अभी भी ये रीडिंग्स फैली हुई हैं। तो आंसर ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। फर्ज करें कि अगर ये ग्राफ ऐसा आता है मिसाल के तौर पर, फर्ज करें अब अगर ये ग्राफ आपका ऐसा आता, ये एक्स नॉट आपकी वैल्यू है और ये आपकी पीक ऐसी आ रही है, लेकिन अगर आपकी पीक यहाँ पर आ रही है तो ज़ाहिर है आपके सारे आंसर गलत आ रहे हैं, तो ये आंसर क्या है, ये आंसर नॉट एक्यूरेट है। लेकिन आपकी रीडिंग सारी क्लोज हैं, यानी कि जो उसकी जो बेस है ना वो बहुत छोटी है, नैरो है, तो रीडिंग आपकी सारी क्लोज हैं, तो ये बहरहाल प्रिसाइज ज़रूर होंगी, गलत होंगी सारी रीडिंग लेकिन प्रिसाइज ज़रूर होंगी। अब फर्ज करें कि अगर ये ग्राफ आपका ऐसा बनता
ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होती, देखिए आपकी सारी वैल्यूज जो पी का आपकी एक नॉट के ऊपर भी आ रही है और बेस भी इसकी बहुत छोटी है। तो ये आपकी रीडिंग्स क्या है, एक्यूरेट भी हैं और ये रीडिंग्स एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रिसाइज भी हैं। ये रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट भी हैं और एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रिसाइज भी हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में जो आप एरर कर रहे हैं वो कौन सी एरर ज़्यादा कर रहे हैं, रैंडम एरर या सिस्टमैटिक एरर? तो इसमें आप रैंडम एरर ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि रीडिंग छोटी पड़ी है आपकी। इस वाले ग्राफ में आप कौन सी एरर कर रहे हैं, सेकंड वाले ग्राफ में आप सिस्टमैटिक एरर ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आपकी सारी रीडिंग जो है वो एक्चुअल से छोटी आ रही है तकरीबन। तीसरे ग्राफ वाले ग्राफ में आप कौन सी एरर कर रहे हैं, तीसरे वाले ग्राफ में भी आप सिस्टमैटिक एरर कर रहे हैं क्योंकि आपकी तकरीबन सारी रीडिंग्स जो हैं बड़ी आ रही हैं। और जो आखिरी वाले ग्राफ है इसमें आप कौन सी एरर कर रहे हैं, इसमें आप जो सिस्टमैटिक एरर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, रैंडम एरर थोड़ी सी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग बड़ी भी आई है थोड़ी सी छोटी भी आई है लेकिन ज़्यादातर सही आई है। ठीक है। तो बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इस तरह के अगर ग्राफ बने हुए हों तो उससे आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, रैंडम एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये हमारी बात होगी रैंडम एरर पे, सिस्टमैटिक एरर पे और उसके अलावा जो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे। अभी डिस्कशन करने के बाद हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे और इस वर्कशीट में हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखेंगे कि रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हम इसकी शीट सॉल्व करते हैं और वो वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 6 होगी शायद। ऑलरेडी वर्कशीट है जो कि हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक की, वर्कशीट नंबर 7। ठीक है। तो इसका पहला सवाल देखें।
इसके पहले सवाल में कह रहा है कि a student carried out an experiment in which an electric current was known to decrease with time. The readings he found from first to last were 3.62 milliampere, 2.81 milliampere, 1.13 milliampere, 1.76 milliampere, and 0.90 milliampere. Which statement could not explain the anomalous 1.13 milliampere reading? कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चा और उसमें हमें ये पता था कि आप मुख्तलिफ टाइम से पे जब रीडिंग्स लेंगे तो रीडिंग्स ऐसा ऐसा कम होती रहेंगी। तो पहली रीडिंग आई 3.6 मिलीएम्पियर, उसके बाद अगली रीडिंग आई 2.81 मिलीएम्पियर, उसके बाद फिर अगली रीडिंग क्या आई, उसके बाद अगली रीडिंग आई 1.13 मिलीएम्पियर, उसके बाद अगली रीडिंग क्या आई 1.76 मिलीएम्पियर, उसके बाद अगली रीडिंग क्या आई 0.90 मिलीएम्पियर। देखिए पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इस रीडिंग में गड़बड़ हो गई। 2.81 के बाद 1.13 आ रही है और उसके बाद 1.76 आ रही है। तो ये तो 1.76 से बड़ी होनी चाहिए थी ना 1.13, लेकिन 1.76 से छोटी है। तो इस रीडिंग ने सारा पैटर्न ख़राब कर दिया, यानी कि ये एनेमलेस हो गए। एनेमलेस मतलब होता है अजीबोगरीब, मतलब एबनॉर्मल। तो जो 1.13 है ये एनेमलेस रीडिंग हो गई, एबनॉर्मल रीडिंग हो गई यहाँ पर। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसने 4 रीज़न लिखे हैं ABCD। इन 4 में से 3 रीज़न तो हो सकते हैं इस एनामलेस रेटिंग के, लेकिन एक रीज़न जो है ना वो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको देखना है कौन सा रीज़न है जो कि 1.13 एनामलेस रेटिंग का रीज़न नहीं हो सकता। ऑप्शन ए, ही हैज़ रिवर्स द थर्ड एंड फोर्थ रीडिंग्स इन द रिजल्ट टेबल। हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और प्रैक्टिकल करते वक्त, और वो 1.13 को उसको बाद में लिखना हो और 1.76 को पहले लिखना हो, तो उसने उसको उल्टा करके लिख दिया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर 2.81 के बाद 1.76 आ रहा होगा और 1.76 के बाद 1.13 आ रहा होगा, फिर 0.90 आ रहा होगा और W को सही होगा। तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि इसने थर्ड और फोर्थ रीडिंग को रिवर्स कर दिया। बी ऑप्शन में कह रहा है कि ही रेड द एमीटर इनकरेक्टली, द रीडिंग शुड हैव बीन 2.13। हो सकता है ये रीडिंग 2.13 उसने पढ़ा ही गलत हो, उसको इसने 2.13 को 1.3 पढ़ लिया। तो अगर ये 2.13 हुआ तो भी ऑर्डर बिल्कुल सही होगा। 2.8 के बाद 2.13 आएगा, फिर 1.76 आ जाएगा। तो ये भी रीज़न हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि ही टुक द करंट रीडिंग एट द रॉन्ग टाइम। हो सकता है कि उसने रीडिंग जो गलत टाइम पे ले ली हो। मिसाल के तौर पर ये रीडिंग जो जिस वक्त लेनी हो उस वक्त ये रीडिंग 1.76 से बड़ी हो, लेकिन उसने रीडिंग लेने में सुस्ती कर दी और करंट कम होते होते और कम हो गया, 1.13 हो गया। तो लिहाजा ये भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है। डी में कह रहा है कि देयर वाज अ सिस्टमैटिक एरर इन द रीडिंग्स फ्रॉम एमीटर। ये कह रहा है कि एमीटर में सिस्टमैटिक एरर थी। तो भाई अगर एमीटर में सिस्टमैटिक एरर होती तो फिर सिर्फ एक रीडिंग थोड़ी ख़राब होती। अगर सिस्टमैटिक एरर होती एमीटर में तो फिर सारी की सारी रीडिंग्स ख़राब होती। तो एक रीडिंग ख़राब नहीं हो सकती सिस्टमैटिक एरर की वजह से। लिहाजा ये हमारा ऑप्शन जो है ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। लिहाजा ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि विच स्टेटमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो डी जो है वो इस एनामलेस रीडिंग को नहीं कर सकते, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था स्पीडोमीटर इन अ कार कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर व्हिच रोटेट्स। द पॉइंटर इज सिचुएटेड सेवरल मिलीमीटर फ्रॉम अ कैलिब्रेटेड स्केल। व्हाट कुड कॉज अ रैंडम एरर इन द ड्राइवर्स मेजरमेंट ऑफ द कार स्पीड। यानी कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, सामने मीटर है स्पीडोमीटर, उस पर एक निडल है। निडल जो है वो स्पीडोमीटर से काफ़ी ऊपर है, निडल घूमती है तो आपको स्पीड का पता चलता है। तो जब ड्राइवर उसको देखेगा तो उसको देखने में रैंडम एरर क्यों हो सकती है। ए, द कार स्पीड इज अफेक्टेड बाय द विंड डायरेक्शन। अगर कार की स्पीड जो है वो हवा की वजह से कम ज़्यादा होगी तो उससे ड्राइवर की स्पीड के देखने में तो कोई गलती नहीं होगी ना। बी, द ड्राइवर आई इज नॉट ऑलवेज इन द सेम पोजिशन इन रिलेशन टू द पॉइंटर। क्योंकि ड्राइवर की जो आँख होगी वो हमेशा पॉइंटर के साथ एक पोजीशन पे नहीं होगी। लेकिन आपने कभी नोट किया है कि जब आप घड़ी लगी होती है घर में और फर्ज करेंगे घड़ी में अभी ये 2 बजे हैं और 2:35 हुआ, तो छोटी सुई यहाँ पर होगी और बड़ी सुई यहाँ पर होगी, 2:35 हो रहा है। अब जो सामने से देखेंगे तो आपको टाइम नज़र आएगा 2:35, लेकिन आप इस घड़ी को इस तरह से क्रॉस में से देखेंगे ना तो आपको टाइम नज़र आएगा 2:37।
और यहाँ से देंगे ना क्रॉस से इस तरफ से, तो आपको टाइम नजर आएगा 2:33। तो आपको इधर उधर देखने से टाइम गलत नजर आ रहा है, इस एरर को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स एरर कहते हैं। और ये पैरेलैक्स एरर जो है एक रैंडम एरर होती है। ये आप केमिस्ट्री में भी ऑब्जर्व करते हैं। तो आप केमिस्ट्री में ब्यूरिट के अंदर लिक्विड भरकर रीडिंग ले रहे होते हैं, तो जब आप सामने से देखते हैं तो बिल्कुल सही रीडिंग नज़र आती है, जब आप ऊपर से देखते हैं तो रीडिंग एक्चुअल से कम नज़र आती है, और नीचे से देखते हैं तो रीडिंग एक्चुअल से बड़ी नज़र आती है। तो यहाँ पर ड्राइवर जो स्पीड देख रहा होगा, जब निडल घूम रही होगी तो उसकी आंख तो निडल के साथ साथ नहीं घूम रही ना, तो निडल के घूमने की वजह से उसके अंदर पैरेलैक्स एरर आ जाएगी, और पैरेलैक्स एरर जो रैंडम एरर कहलाती है, इसमें बी आपका आंसर होगा। ये देख लेते हैं कि सी और डी आंसर क्यों नहीं होगा। सी में कह रहे थे स्पीडोमीटर डज नॉट रीड जीरो व्हेन द कार इज एट रेस्ट, यानी कि जब कार रुकी हुई होती है तो स्पीड का मीटर जीरो पे नहीं होता। यानी जब कार रुकी हुई होती है और स्पीड का मीटर जीरो पे नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रैंडम एरर की बात हो रही है। और डी में कह रहा है द स्पीडोमीटर रीड्स 10% हायर देन द कार एक्चुअल स्पीड। स्पीडोमीटर जो 10% ज़्यादा रीड करता है कार की एक्चुअल स्पीड से। तो ये जब 10% ज़्यादा रीड करता है मतलब वो हर स्पीड 10% ज़्यादा बताएगा। तो ये भी आपकी कौन सी एरर हुई? ये भी आपकी सिस्टमैटिक एरर हुई, रैंडम एरर नहीं हुई। तो रैंडम एरर आपकी सिर्फ डी में हो रही है और आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन अ वैक्यूम। An observer records the time taken for the mass to fall through this distance using a manually operated stopwatch and repeats the measurements a further 2 times. The average result of these measured times displayed in the table below was used to determine a value of the acceleration of free fall. This was calculated to be 9.8 meter per second square. ये कह रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर की हाइट से गिराया, तो जब वो नीचे गिरा तो उसका टाइम आपने नोट किया है कि स्टॉप वॉच के जरिए, और वो टाइम आपने 3 दफ़ा नोट किया। फिर आपने उन तीनों टाइम्स का एवरेज निकाला और फिर से एवरेज को आपने एक फॉर्मूले में पुट किया, और उस फॉर्मूले से जी का आंसर आपका 9.8 आया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब उसने पहली दफ़ा जो टाइम नोट किया था वो 0.6 नोट किया था, दूसरी दफ़ा टाइम नोट किया था 0.73, और तीसरी दफ़ा टाइम नोट किया था 0.59। फिर इन तीनों टाइमों का उसने एवरेज लिया तो वो आया 0.64, और उस एवरेज टाइम को जब उसने पुट किया फॉर्मूले में तो जी का आंसर आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिलेट्स टू एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ए। ए में कह रहा है, ए में कह रहा है द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज। एक सेकेंड, हेलो। ऑलराइट, तो वही हुआ क्या? हुआ ये कि आपने 3 दफ़ा टाइम नोट किया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से नीचे गिरने का। एक दफ़ा आपने टाइम नोट किया 0.6 सेकेंड, एक दफ़ा नोट किया 0.73, एक दफ़ा नोट किया 0.59, एवरेज उसका आया 0.64। उस एवरेज को आपने इस्तेमाल किया फॉर्मूले के अंदर, उस फॉर्मूले से जी की वैल्यू आ गई 9.8, जो कि बिल्कुल सही वैल्यू है। अब कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के बारे में कौन सी बात आपको सही लग रही है? ए, द मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट विद नो एविडेंस ऑफ रैंडम एरर। कह रहा है कि ये जो है ना मेजरमेंट्स प्रिसाइज हैं, ये प्रिसाइज कहीं से लग रही हैं? कहीं से भी नहीं लग रही। एक 0.6 आ रही है, एक 0.73 आ रही है, फिर एक 0.59 आ रही है, और कह रहा है एक्यूरेट भी हैं ये। एक्यूरेट चला मैं मान लेता हूँ, उसकी वजह ये है कि एवरेज सही आ रहा है इनका। और आगे कह रहा है विद नो एविडेंस ऑफ रैंडम एरर। रैंडम एरर तो बहुत है यार, आपका एक्चुअल आंसर 0.64 है, आपका आंसर 0.64 से बड़ा भी आ रहा है, आपका आंसर 0.64 से कम भी आ रहा है, तो रैंडम एरर भी है यहाँ पर, और ये प्रिसाइज भी नहीं है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
बी में क्या है, द मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट एंड नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, बट कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज एक्यूरेट। कि जो आप रीडिंग्स ले रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। देखें ये 0.64 नहीं है, ये भी 0.64 नहीं है, ये भी 0.64 नहीं है, तो शायद से ये एक्यूरेट नहीं है। एंड आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस का क्या मतलब है? द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस का मतलब है कि उसके डेसिमल प्लेसेस। मिसाल के तौर पर एक रीडिंग लिखी है 0.73, एक लिखी है 0.59। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉप वॉच है ये 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग ले सकती है। लेकिन आपने पहली रीडिंग जो है वो 0.6 तक ली है, यानी कि 0.6 से आगे आपने डिजिट को यूज़ नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे पास स्केल है, वो 1 सेंटीमीटर भी नापता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 एंड 2 7 ऐसे नापता है। अब अगर मैं इसकी रीडिंग हुआ प्रॉपर तो इसकी रीडिंग आएगी 1.7 सेंटीमीटर या 1.1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 1.1 की बजाय अगर 1 सेंटीमीटर कह दूँ, इसका मतलब है कि जो उसमें ये डेसिमल जो 1.1 मुझे दे सकता है वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, मैं सिर्फ 1 बोल दिया और डेसिमल प्लेसेस को यूटिलाइज नहीं किया, यानी कि मैंने इसके डिग्री ऑफ प्रिसीजन को पूरा यूटिलाइज नहीं किया। ये भी कह रहा है कि दे आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस, यानी कि मेजरिंग डिवाइस सेकंड डेसिमल प्लेस तक रीडिंग ले सकता है, लेकिन आपने एक रीडिंग जो है फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ली है। तो आपने सारे रीडिंग्स जो हैं वो डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस तक नहीं ली है, बट द कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज एक्यूरेट। लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया 9.8 वो एक्यूरेट आ गया। तो इसकी सारी बातें दिल को लग रही हैं, सारी बातें सही कह रहे हैं, बी आंसर होगा। सी और डी आंसर क्यों नहीं होगा वो देखें आप। सी और डी आंसर इसलिए नहीं होगा भाई क्योंकि सी में कह रहा है कि मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस बट आर एक्यूरेट। कह रहे मेजरमेंट्स जो हैं डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस के हिसाब से नहीं है लेकिन एक्यूरेट हैं। अलबत्ता इसमें सिस्टमैटिक एरर हो सकती है, तो ये बात गलत कह रहा है। इसकी वजह कि इसमें सिस्टमैटिक एरर अगर होती तो सारी रीडिंग्स एक्चुअल से बड़ी आती या सारी रीडिंग एक्चुअल से छोटी आती। डी में कहा है द रेंज ऑफ रिजल्ट शोज देयर वर रैंडम एरर्स मेड बट द कैलकुलेटेड वैल्यू इज करेक्ट सो द एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल। ये कह रहा है कि सही है, सब कुछ गलत है, ये जो कि आंसर सही आ गया तो बस एक्सपेरिमेंट सही है। अगर भाई आंसर सही आ गया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट भी सही किया था, बस वो इत्तेफाक की बात है। आपको तुक्का लग गया, आंसर सही आ गया, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल गलत है। आपके तो आंसर अजीब-गरीब आंसर आ रहे हैं, कोई एक आंसर कुछ आ रहा है, एक आंसर कुछ आ रहा है। सो वी कैन नॉट कॉल दिस एक्सपेरिमेंट एज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो बी होगा और बी ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ इज गिवन एज 10 ± 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Which statement is correct? The value is accurate but not precise. The value is both precise and accurate. The value is neither precise nor accurate. The value is precise but not accurate. देखें, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपका एक्यूरेसी का मतलब तो ये होता है कि आपका आंसर जो है ना एक्चुअल आंसर के बराबर आना चाहिए। तो जो एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल होता है वो 9.8 होता है, तो क्या आपका आंसर आ रहा है 10, मतलब ये हुआ कि एक्यूरेट तो नहीं है भाई, नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज होने का कैसे पता चलता है? प्रिसाइज होने का पता ऐसे चलता है कि आपकी रीडिंग्स करीब करीब होती है, एक जैसी होती है, तो आप कहते हैं कि ये प्रिसाइज है। तो आप कहते हैं कि ये प्रिसाइज है। जब आपकी रीडिंग्स करीब करीब होती हैं तो आप कहते हैं कि ये प्रिसाइज है। ऑलराइट, तो जब मैंने कहा कि प्रिसीजन का आपको किस तरह पता चलता है, प्रिसीजन का आपको किस तरह पता चलता है कि जब जो है वो आपके पास बहुत सारी रीडिंग्स हों और वो रीडिंग्स एक जैसी हो तो आप कहते हैं कि वो प्रिसाइज रीडिंग है। एक सिंगल रीडिंग से किस तरह पता चलेगा कि प्रिसाइज है या नहीं है? तो देखिए प्रिसीजन के ना बेसिकली तीन तरह के मतलब होते हैं। प्रिसीजन के ना बेसिकली तीन तरह के मतलब होते हैं। एक तो आपकी मेजरमेंट जो होती है
वो प्रिसाइज होती है। यानी कि अगर बहुत सारी रीडिंग्स हैं और सारी एक जैसी हैं तो हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट है। एक आप जो रीडिंग लिखते हो ना, वो रीडिंग प्रिसाइज होती है, और एक जो प्रिसीजन होती है वो इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन होती है। ये प्रिसीजन के तीन मतलब होते हैं। आप जो मेजरमेंट्स ले रहे हो उसकी प्रिसीजन, आप जो रीडिंग लिख रहे हो उसकी प्रिसीजन, और आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसके प्रिसीजन। हमने इसमें से दो तो हमें पता है। रीडिंग्स की मेजरमेंट की प्रिसीजन मतलब है कि आपने 5 रीडिंग्स ली, अगर 5 रीडिंग एक जैसी हैं तो प्रिसाइज रीडिंग है। अगर 5 रीडिंग्स फैली हुई हैं, स्कैटर्ड हैं, तो वो प्रिसाइज नहीं है। इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन का मतलब ये है कि जैसे आपकी घड़ी जो है 1 सेकंड तक टाइम नाप सकती है, लेकिन आपकी स्टॉप वॉच जो है 0.01 सेकंड तक टाइम नाप सकती है। तो ये इसकी प्रिसीजन है, डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो पिछले सवाल में भी हमने यूज़ किया था। एक होती है रीडिंग की प्रिसीजन, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये हमारा अगला टॉपिक है इस एक्सरसाइज के बाद। वो होता है ये कि हम कोई रीडिंग लिखते हैं तो प्लस माइनस करके लिखते हैं। अभी प्लस माइनस क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा, ये वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद। लेकिन प्लस माइनस के इधर जो रीडिंग होती है और इधर जो रीडिंग होती है, उन दोनों के डेसिमल प्लेसेस अगर सेम हो तो वो प्रिसाइज कहलाती है। यानी कि रीडिंग प्रिसाइज होने के तीन मतलब हैं। एक तो रीडिंग प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि आप जो सारी मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो सारी मेजरमेंट्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, एक दूसरे के पास होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये मेजरमेंट्स जो हैं प्रिसाइज हैं। दूसरा एक प्रिसाइज जो है वो प्रिसीजन है इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन। यानी कि इंस्ट्रूमेंट कितनी रीडिंग ले सकता है छोटी से छोटी, वो इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन है। और एक रीडिंग जब आप लिखते हैं तो उस रीडिंग के प्रिसाइज होने का मतलब ये है कि आप जब रीडिंग को प्लस माइनस में लिखेंगे, तो प्लस माइनस में जब आप रीडिंग लिखेंगे तो प्लस माइनस से पहले जो रीडिंग है और प्लस माइनस के बाद जो नंबर है, उन दोनों के डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए। तो ये रीडिंग एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसका आंसर 9.8 आना चाहिए था, 10 आ रहा है। लेकिन जो 10 और 2 हैं, इन दोनों के डेसिमल प्लेसेस अगर आप देखें तो सेम है, क्योंकि 10 के बाद डेसिमल आएगा और 2 के बाद भी डेसिमल आएगा, तो डेसिमल इन दोनों का सेम है। rather ये रीडिंग प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी। द वैल्यू इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब ये प्लस माइनस के बाद और प्लस माइनस से पहले जो डेसिमल प्लेस सेम होने का क्या मतलब है, ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा इस वर्कशीट के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टिक वन बॉक्स टू इंडिकेट वेदर द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वुड रिड्यूस रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर और नीदर। द फर्स्ट रो हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम एक काम करेंगे, उस काम से आपको बताना है कि इससे सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस होगी या इससे रैंडम एरर रिड्यूस होगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाइदर ऑफ देम रिड्यूस होगी। पहली एग्जांपल इसने आपको करके दी हुई है कि कीपिंग योर आई इन लाइन विद द स्केल एंड लिक्विड लेवल फॉर अ सिंगल रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की एक सिंगल रीडिंग लेते वक्त अपनी आँख जो है आप लाइन ऑफ रीडिंग के बिल्कुल साथ रख रहे हैं, उससे क्या होगा, गलती नहीं होगी। जब उस टेम्परेचर को आप कहीं पे पुट करेंगे तो आपके आगे सारे आंसर सही आएंगे। अगर आपने एक रीडिंग गलत दी तो आगे आपके सारे आंसर गलत आएंगे। तो ये काम करने से आप बेसिकली सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर रहे हैं, इसने सिस्टमैटिक के नीचे टिक कर दिया। कह रहे एवरेजिंग मैनी रीडिंग्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू रोल डाउन अ स्लोप। कह रहे एक बॉल को आप एक स्लोप से नीचे गिराते हैं और उसकी कई दफ़ा आप रीडिंग लेते हैं और फिर उसका एवरेज लेते हैं। तो जब आप कई दफ़ा रीडिंग लेके एवरेज लेते हैं तो उससे कौन सी एरर रिड्यूस होती है, उससे फिर रैंडम एरर जो वो रिड्यूस होती है। इसमें टिक कर देंगे आप रैंडम एरर को, इससे रैंडम एरर रिड्यूस होगी। और फिर वो कह रहा है कि अगर आप एक स्केल पर एक थर्मो एमीटर पे एक लीनियर स्केल को अगर आप जो है वो यूज़ करें, एक सेकंड रुकिएगा, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एमीटर है उस पर अगर हम एक लीनियर स्केल यूज़ करें तो उससे रैंडम एरर रिड्यूस होगी या सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस होगी। अब इस बात का मतलब समझें। लेकिन कुछ मीटर होते हैं उसमें, जैसे एमीटर का स्केल है, अब कुछ मीटर ऐसे होते हैं कि उन मीटर्स के ऊपर जो हम स्केल बनाते हैं, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और कुछ मीटर ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर स्केल हम ऐसे बनाते हैं, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है
ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। देखिए इन दोनों मीटर्स में क्या फ़र्क है? इन दोनों मीटर्स में ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो है गैप्स एक जैसे हैं और जबकि यहाँ पर जो है गैप्स जो एक जैसे नहीं है बल्कि वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे स्केल को हम कहते हैं लीनियर स्केल, जिसमें जो है वो डिवीजन इक्वल डिस्टेंस पर होती है, और ऐसे स्केल को हम कहते हैं नॉन लीनियर स्केल, और यहाँ पर डिवीजन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होती हैं। ठीक है, अब आप एक लीनियर स्केल यूज़ करें या एक नॉन लीनियर स्केल यूज़ करें, इससे रैंडम एरर या सिस्टमेटिक एरर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप चाहे एक लीनियर स्केल यूज़ करें या एक नॉन लीनियर स्केल यूज़ करें, इससे रैंडम एरर या सिस्टमेटिक एरर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा यहाँ पर आप जो टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे? आप टिक करेंगे नाइदर को, यानी कि लीनियर स्केल यूज़ करने से आपके ना तो सिस्टमेटिक एरर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना रैंडम एरर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। आखिर में कह रहा है करेक्टिंग फॉर अ नॉन जीरो रीडिंग व्हेन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज क्लोज्ड। नॉन जीरो रीडिंग यानी कि जीरो एरर को आप सही कर रहे हैं, तो जीरो एरर की वजह से कौन सी एरर होती है? सिस्टमैटिक। तो अगर आप जीरो एरर को कम को सही करेंगे तो इसका मतलब आप सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर में इसको टिक कर देंगे। पार्ट बी में कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल is repeated many times. The readings are found to vary. The results are shown in figure 1.1. ठीक है, तो आप एक रीडिंग ले रहे हैं और रीडिंग कितनी दफ़ा ले रहे हैं ये आपको ग्राफ में दिखाया है। मिसाल के तौर पर 10.1 रीडिंग आपने कितनी दफ़ा ली है? 2 दफ़ा। 10.1 रीडिंग आपने कितनी दफ़ा ली है? 6 दफ़ा। 10.2 रीडिंग आपने कितनी दफ़ा लिया? 8 दफ़ा। 10.3 रीडिंग आपने कितनी दफ़ा ली है? 9 दफ़ा। 10.4 8 दफ़ा। 10.5 6 दफ़ा। 10.6 2 दफ़ा। ठीक है, ये आपने रिटर्न्स लिए। क्या द ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल इज 10.1। आपकी ट्रू वैल्यू ये है, दिस इज योर एक्स नॉट, यानी कि आपकी ट्रू वैल्यू जो है वो 10.1 है। स्टेट हाउ द रीडिंग ऑन फिगर 1.1 शो द प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर। यहाँ से किस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक एरर है? सिस्टमैटिक एरर इस वजह से इसमें क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर रीडिंग्स हैं, आपकी ज़्यादातर रीडिंग्स है वो एक्चुअल रीडिंग से बड़ी आ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर में क्या हो जाए? Most of the readings are greater than, यानी कि आपकी जो ज़्यादातर रीडिंग्स हैं वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से बड़ी हैं। और कह रहा है कि बताएं कि किस तरह से रीडिंग से पता चल रहा है कि यहाँ पर रैंडम एरर है। रैंडम एरर से होता है कि कुछ रीडिंग जो है वो 10.1 से छोटी भी हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या होगा? स्कैटर्ड रीडिंग्स। रीडिंग्स आपकी फैली हुई हैं, तो क्योंकि आपकी रीडिंग्स फैली हुई हैं अराउंड 10.1, यानी कि रीडिंग्स 10.1 से बड़ी भी हैं, 10.1 से छोटी भी हैं, तो यहाँ पर रैंडम एरर भी है। Let us state the expected changes to figure 1.1 for experimental measurements that are more accurate. यानी अगर यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ग्राफ पे क्या चेंज आएगा? तो देखिए रीडिंग अगर ज़्यादा एक्यूरेट होगी तो ग्राफ पे चेंज आएगा कि पीक जो कि अभी 10.3 पर आ रही है, फिर ये पीक जो है वो x नॉट के ऊपर आ जाएगी। अगर ये रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए तो फिर ये पीक जो है ये एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, पीक जो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मोर एक्यूरेट रीडिंग की तस्वीर कैसे बनेगी कि पीक वुड बी अबव 10.1, यानी कि आपकी जो पीक है वो 10.1 की वैल्यू के ऊपर आ जाएगी। और अगर ज़्यादा प्रिसाइज होगी रीडिंग तो क्या होगा? अगर रीडिंग प्रिसाइज होंगे तो फिर इनकी रेंज कम हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी इसकी बेस। तो जो है ये आपका ग्राफ जो वो क्या हो जाएगा? ग्राफ आपका जो ग्राफ वुड बी नैरो, आपका ग्राफ जो है वो नैरो बेस हो जाएगा, यानी कि उसकी बेस और पतली हो जाएगी और इसकी रेंज रीडिंग्स की और कम हो जाएगी। रीडिंग सारी एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, प्रिसाइज होने का जो मतलब होता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, तो सिस्टम